नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तालाबों का अतिक्रमण हो रहा है, कैसे लोग अपने हित के लिए तालाबों की चोरी कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपको पश्चिमी यूपी का हाल बताएंगे, जहां पर नहर तो मौजूद है, नदियां तो मौजूद है, लेकिन पानी यहां पर नहीं है। इन नदियों में पानी नहीं है और एक तरफ तो केंद्र और राज्य की सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन नदियों का अस्तित्व ही खतरे में है। बुलंदशहर में काली गंगा का अस्तित्व बिखराव की तरफ है, लेकिन अधिकारी इसे सरकारी रिपोर्टों के पैबंद पर ढकना चाहते हैं। प्रशासनिक अमला दिखाना चाहता है कि कमी उनके स्तर से नहीं है, लेकिन हकीकत में इस नदी को दशकों से जिसने जैसा चाहा वैसे लूटा और ये लूट अब भी जारी है। सवाल ये है कि क्या ऐसे हालात में इस नदी का उद्धार हो पाएगा। लातूर में पानी की लड़ाई हो या बूंद बूंद पानी को तरस रहे बुंदेलखंड की बदहाली, ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे देश में पानी को लेकर बहस मुबाहिसों का मंच सजा दिया है। पानी का संकट उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के अलावा पूर्वांचल में भी पानी का संकट चिंता का सबब बना है। लेकिन पानी के संकट की यह लकीर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माथे पर भी साफ दिखने लगी है। बुलंदशहर में काली नदी की ये तस्वीरें देखिए। ये नदी अब किसी नाले की तरह नजर आती है। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों से निकलने वाली काली नदी करीब एक दशक पहले तक बुलंदशहर इलाके के लिए मोक्षदायिनी काली गंगा कही जाती थी। लेकिन बेतहाशा प्रदूषण और अवैध कब्जे के आगोश में आज जीवनदायिनी काली गंगा को खुद जीवन की तलाश है। लबालब पानी से मदमस्त बहती थी ये नदी, किसानों के लिए किसी वरदान की तरह थी। लेकिन समय के साथ पानी घटता गया। बीते 5 सालों में तो इस पूरे इलाके में जल स्तर बड़ी तेजी से घटा है। समस्या पूरी है जी। अब ट्यूबवेल पानी नहीं दे रहा, वाटर लेवल इतने से पहुंच गया। पिछले साल तो जाड़े में थोड़ा बहुत पानी आया, अब का तो आया ही नहीं है। अब भाटे में तो कतई बंदी है अब इस टाइम। अब क्या करें? इस समय कैसे कर रहे हैं आप, कैसे चाहिए? हम तो दूसरे ट्यूबवेल से जो है ना पाइप गिर कर अपने खेत में को लाते हैं। तो परेशानी से हो रही है, उसमें क्या लाइट इतनी नहीं आती, वाटर लेवल दिन पर दिन घट रहे, कई बार नीचे पंखा उतार दिए, परेशानी ज्यादा है सिंचाई की। तो अच्छा, आपके पड़ोस में नदी है, क्या इससे सिंचाई आप लोग करते हैं? करते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो काफी गहराई है उसकी, ट्रॉली वगैरह लगा के करते भी हैं। करीब एक दशक पहले तक काली नदी के पानी में आचमन करते थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि पानी के अंदर नहाने वाले जानवर भी इसका पानी नहीं पीते। देवभूमि उत्तराखंड से बुलंदशहर तक आते आते काली नदी का दायरा सिमटकर एक नाले में तब्दील हो गया है। करोड़ों रुपए का बजट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नदी अथॉरिटी डकार जाती है, लेकिन ना तो नदी के किनारे बदलते हैं और ना ही धारा। अक्सर खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली काली नदी मौजूदा वक्त में किसी निशान को नहीं छू पाती है। बुलंदशहर में पानी का स्तर लगातार घट रहा है, जिससे खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं हो पाती है। ये मुरझाई फसलें उसकी गवाही के लिए मौजूद हैं। पहले जहां 55 से 60 फुट पर पानी निकल आता था, तो अब 90 फुट पर भी पानी नहीं मिलता। जरूरत के हिसाब से पानी न मिलने से किसानों की मेहनत भी रंग नहीं ला पाती। समस्या बहुत ज्यादा है जी कि वाटर लेवल घट रहे हैं, ट्यूबवेल पानी नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। 4-5 सालों से वाटर लेवल नीचे जाने पे लगा हुआ है। आपके बगल में नदी है, क्या उससे सिंचाई करते हैं? हमारे पास नदी है, उसमें कोई साधन ऐसा नहीं। पहले काफी पानी आता था, अब कोई पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल तो नीचे सोकर ये नदी में हल्का हल्का पानी चल रहा है। उसमें कोई साधन उस पर हो जाए, किसानों को कुछ सुविधा हो जाए। खेतन में फसल बोते हैं, वो सूख जाती है, फसल हो ना पाती है, पानी की ज्यादा समस्या, लागत लगाई रह जाती है। इस नदी के अस्तित्व का खतरा भूमाफिया भी बने हैं। अकेले बुलंदशहर में ही नदी किनारे की जमीन अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी इन पर उंगली नहीं उठाता। अधिकारी अपनी जेबें गर्म करते हैं और काली नदी की कोख पर कब्जे का पट्टा मिल जाता है।
वहीं इन हालात की हकीकत के लिए नेशनल वॉइस ने आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया तो अधिकारी नदारद ही मिले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों और नदियों में लगातार जल स्तर घट रहा है। सिंचाई के अभाव में फसलें दम तोड़ रही हैं। बिजली पूरी तरीके से किसानों का साथ छोड़ चुकी है। ट्यूबवेलों में पानी का जल स्तर घट रहा है। जब इस सब के बावजूद हमने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो हालात ये नजर आए कि ना तो वो ऑफिस में मौजूद थे और ना ही उन्होंने हमसे फोन पर संपर्क साधा। कैमरा पर्सन रोहित शर्मा के साथ मोहित गौमत, बुलंदशहर, नेशनल वॉइस, जय हिंद। तो पश्चिमी यूपी में कम होता पानी का स्तर यकीनन चिंता का सबब है, लेकिन दर्द इस बात का भी है कि बदहाली की हालत के बाद भी सिस्टम की आंख नहीं खुलती। बागपत का चौगामा क्षेत्र करीब 4 दशक से एक दर्द झेल रहा है। इसी पर पेश हमारी खास रिपोर्ट। सिस्टम की बेरुखी, ऊपर से कुदरत का कहर, देश का पेट भरने वाला किसान आज परेशान है। सरकारें योजनाएं के पर्चे छापकर पूरे देश की परिधि में ढिंडोरा पीटती हैं, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। किसानों के नाम पर सियासत तो सभी करते हैं, लेकिन उन किसानों के लिए काम कैसे होता है, इसकी बानगी बागपत में देखिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 38 साल का लंबा सफर, और इस सफर में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद चौगामा नहरें आज भी बिना पानी के तरस रही हैं। हैरान रह जाएंगे आप इन नहरों का हाल देखकर। तस्वीरों में जो झाड़ियां दिख रही हैं, दरअसल इन झाड़ियों में कहीं नहर छिपी है। नहर में झाड़ी है या झाड़ियों में नहर है, इसका अंदाजा इसलिए नहीं लग पा रहा है कि नहर बनने के बाद से आज तक इसमें कभी पानी नहीं आया। इसके मूल में चौधरी साहब की एक बहुत बढ़िया सोच थी। ये क्षेत्र पहले से ही वाटर लेवल गहरा है, इसका बहुत गहरा है। जब इंगे रमाड़ा एरिया में और जो ये दबथवा क्षेत्र है, इंगे जब ऊपर चौवे का पानी चढ़ जाया करा था, जब यहाँ से 40 फुट पे वो था वाटर लेवल, तो उन्होंने इस क्षेत्र को वाटर लेवल इसका भी सुरक्षित रहे उसके लिए योजना बनवाई। 1977 में जनता दल की सरकार आई, जनता पार्टी की। दरअसल बागपत जिले के इस चौगामा क्षेत्र में लगातार गिरते जलस्तर को देखते हुए साल 1978 में करीब 7 करोड़ रुपए खर्च करके चौधरी चरण सिंह ने नहर परियोजना की शुरुआत कराई थी। और इस परियोजना का मकसद गिरते जलस्तर को बचाने के साथ साथ किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी पहुंचाना था। उस वक्त इस नहर योजना को हिंडन कृष्णा खरीफ 2 आब नहर परियोजना का नाम दिया गया था। तब किसानों की आंखों ने बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन वो सपने इन सूखी नहरों की तलहटी में कहीं सूख गए हैं, क्योंकि आज करीब 4 दशक बाद भी चौगामा नहर प्यासी की प्यासी है और कई नहरें अधूरी पड़ी हुई है। चौगामा नहर में कब से पानी नहीं आया? कब से? यहाँ तो आया ही नहीं कभी पानी। अच्छा, क्या हालात है पानी के? क्या परेशानी है? यहाँ तो सब सूखा पड़ा आड़ेंगे, नहान को न धोने को। मांग करी कभी पानी के लिए? कोई सुनता ही नहीं। चरण सिंह के पीछे इनके एरिया की किसी ने सुनी ही नहीं। कितने साल से पानी नहीं आ रहा? यहाँ तो पानी कभी आया ही नहीं इसमें। नहरों में पानी ना आने से किसानों को हर साल परेशानी का सामना करना पड़ता है। नहरों में पानी और अधूरे निर्माण को लेकर किसानों ने कई बार आवाज उठाई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 7 करोड़ में शुरू की गई थी जो योजना, उसे बनने में 110 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए, लेकिन इन नहरों ने कभी पानी नहीं देखा। ये जो पानी कहीं कहीं दिख रहा है वो दरअसल बरसात का पानी है। सूखे की आशंका ने किसानों की रातों की नींद उड़ा दी। खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं। बिजली की बेरुखी से ज्यादातर ट्यूबवेल बीमार है। करोड़ों की लागत से बनी नहरों में पानी नहीं है और किसानों की आंखों का पानी किसी ने नहीं देखा। पानी आने रहा जी बिल्कुल भी, वो किसानों की सब फसल बर्बाद होगी। उस के बहुत बुरे हालात हैं जी। यहाँ पानी पीने के लिए पशु को पानी नहीं मिलता। पंप जो है, नहर, ये ट्यूबवेल वगैरह ये पानी नहीं देती। वाटर लेवल कितने पे है? वाटर लेवल यहाँ कम से कम 4.5 से फुट नीचे है। करीब 200 गांवों के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है ये नहर, लेकिन आज अभिशाप बनकर अपने अस्तित्व पर आंसू बहा रही है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ केवल नहरों का ही वादा पूरा नहीं हुआ है। शायद राजनीति की रवायत ही वादा करके भूल जाने की होती है।
चौधरी चरण सिंह की मूर्ति आज तक अनावरण की बाट देख रही है। आखिर क्यों किए जाते हैं वादे, क्यों जताए जाते हैं इरादे? सवाल यही है। बागपत के चौगामा क्षेत्र में 38 साल पहले चौधरी चरण सिंह नहर परियोजना के नाम से इस नहर को बनाने का काम शुरू किया गया था। करोड़ों रुपए की लागत लगने के बाद भी इस नहर में पानी की एक बूंद तक नहीं आई है। ऐसे में किसानों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर उनका कसूर क्या है। बागपत से सुजीत सिंह, नेशनल वॉइस। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना समेत तमाम महत्वपूर्ण फसलों की खेती की जाती है। यानी इस इलाके में पानी के संकट का मतलब है अनाज का संकट होना। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ नदियाँ और नहरें नहीं हैं, वो सब तो हैं, लेकिन उनमें पानी ही नहीं है। पश्चिमी यूपी को सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाका माना जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इसके आंचल में तमाम छोटी बड़ी नदियों और नहरों का जाल बिछा है। लेकिन बीते कुछ समय से इस क्षेत्र के संसाधन सियासत और सिस्टम की हीला हवाली के शिकार हुए हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ा है। पश्चिमी यूपी के समृद्ध शहर मेरठ में भी जल स्तर गिर रहा है। मेरठ में गंग नहर के अलावा 2 नदी हैं, काली ईस्ट और काली वेस्ट। इन दोनों नदियों की हालत नालों से भी खराब हो गई है। यूं समझ लीजिए कि कल कल बहने वाली ये नदियां आज कारखानों का कचरा ढोने के लिए रह गई हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं काली ईस्ट नदी पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये काली ईस्ट नदी कहलाती है और ये मेरठ का गढ़ रोड इलाका पड़ता है। इस नदी के बराबर में सैकड़ों गांव आते हैं और जो अब देख सकते हैं नदी का हाल बिल्कुल बद से बदतर हो चुका है। इसके अंदर तमाम तरह का कूड़ा, केमिकल, तमाम तरह की गंदगी यहाँ पर बहती है। कभी इसमें साफ पानी हुआ करता था, लेकिन अब जो है सीवर गिर गए हैं इसके अंदर। इसके साथ ही साथ इसमें जो फैक्ट्रियों का गंदा सामान इसमें गिरा जाता है, केमिकल गिरे जाते हैं, पूरा गार्बेज इसके अंदर आता है। आधुनिकता की दौड़ की शिकार इन नदियों में स्लॉटर हाउस, शुगर मिल और तमाम कारखानों का कचरा गिर रहा है और उसका नतीजा ये है कि आसपास के इलाकों का पानी लोगों के लिए जहर सरीखा हो गया है। नलों में खराब पानी आता है। स्थानीय लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के दंश से जिंदगी गंवानी पड़ रही है। इससे बहुत दिक्कत है। जैसे हमारा पेयजल है, पानी का जो पीने का जो पानी है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। पूरी जितनी आसपास के उनमें तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। लोग पानी पी नहीं रहे हैं और लोग जो आरओ लगवा रहे हैं उससे जो जितना भी पानी है डिमिनरलाइज हो रहा है। जितने मिनरल्स हैं उसके अंदर से निकाल देता है, वो भी नुकसान दे रहा है। लोग समझ रहे हैं हमने आरओ लगा लिया, हम फ़ायदा कर लिया। के पानी से तो अलग ही पता चलता है कि बीमारी फैल रही है गांव में और नई स्किन प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काला पानी है और तो नल में से भी बहुत गंदा पानी निकल रहा है। हमारे यहाँ काली नदी है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बीमारी फैल रही हैं और पानी का जल स्तर भी गिर रहा है। और जो यहाँ तालाब है वो सब बंद हैं, उन्हें खुदाई हो, जिससे जो बारिश होने वाली है उसका पानी इकट्ठा हो जाए, जिससे उसकी रोकथाम कुछ हो सके। गवर्नमेंट इस पे कार्रवाई करे। गंगा की सहायक नदी के रूप में जानी जाने वाली करीब 300 किलोमीटर लंबी ईस्ट काली नदी, जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और फर्रुखाबाद के बीच से होते हुए कन्नौज में जाकर गंगा में मिल जाती है। करीब 1200 गाँव का गला तर करने वाली नदी है, लेकिन मेरठ में वेस्ट काली का तो खुद गला सूखा है। ऐसे में खेत खलियानों तक पानी कैसे पहुँचेगा? इस वक्त मैं खड़ा हूँ वेस्ट काली नदी पर। आप देख सकते हैं ये वेस्ट काली नदी है। इसमें भी तमाम ईस्ट काली नदी की तरह इसमें भी वेस्ट में भी तमाम तरह का कूड़ा भरा पड़ा है, गंदगी है और इसमें तमाम जो गत्ता मिलों और अन्य फैक्ट्रियाँ उनका कूड़ा करकट इसमें आता है। और ये नदी कहीं ना कहीं जाकर गंग नहर में गिर जाती है और उसको भी दूषित करती है। ये तमाम जो काली नदियाँ हैं ये दूषित नदी हो चुकी हैं। इस समय इन नदियों की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर से लेकर अन्य डिजीज तक यहाँ पर लोग प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं इस नदी से काफ़ी समस्या लोगों को हो रही है। इस नदी के पास भी सैकड़ों गांव बसे हैं और उन गांवों में लगातार जो पानी है वो दूषित हो रहा है और तमाम तरह की समस्या बन रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन इन नदियों को साफ कराए और उनको इस दूषित पानी से मुक्ति दिलाए। क्यों कम हो रहा है जल स्तर? क्यों सूख रही हैं नदियां? क्यों विलुप्त हो रही हैं नहरें? कोई तो कारण होगा। सबको जीवन देने वाली नदियां यूं चीख रही हैं, चित्कार कर रही हैं। सवाल तो बहुत हैं,
इसलिए जवाब ढूंढने भी जरूरी हैं। भूजल नीचे चला गया है तो इनका नदियों का बहना बंद हो गया है। ये नदियां मात्र इंडस्ट्रियल वेस्ट को ढोने का साधन बनकर रह गई हैं, बाकी इनमें अपना पानी कोई नहीं है। वाटर टेबल नीचे जो जा रहा है वो है अत्यधिक दोहन। उसका घरेलू उपयोग में पानी से लेकर के इंडस्ट्री, इरिगेशन सब में पानी का दोहन हो रहा है। और इसके विपरीत जो रिचार्जिंग की कैपेसिटी थी, जो तालाब थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और वो तालाब तो पूरी तरह मेरठ में तो मिटा दिए गए हैं। बहरहाल पौराणिक काल में तो भागीरथ ने गंगा का उद्धार किया था। सवाल है कि आखिर सरकारें भागीरथ प्रयास क्यों नहीं करती। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। ये सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में नदी और नहरों का जाल फैला हुआ है, लेकिन ये नदियां खुद किसी जाल में फंसकर अपना अस्तित्व खो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों की हालत बयां करती है हमारी ये खास रिपोर्ट। कारखानों का कचरा ढो रही नहरें, स्लॉटर हाउस और सीवर निगल रहे नदियां। नदियों के अस्तित्व पर मंडराता ये वो खतरा है जो तमाम खुशहाली को खाक करने पर तुला है। कारखाने से निकलता कचरा हो या स्लॉटर हाउस और सीवेजों से आने वाला गंदा पानी, ये नदियों और नहरों की रवानी में प्रदूषण का जहर घोल रहे हैं। इसमें कमी है निगरानी तंत्र की, योजनाओं के अमल की, क्योंकि सरकार जहां नदियों के लिए करोड़ों का बजट भेजती है, वहीं संबंधित विभाग उस बजट का ऐसा बंदरबांट करते हैं कि सरकार भी सोच नहीं पाती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अभी से पानी की किल्लत होने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पालने वाली गंगा और यमुना जैसी नदियां सूखने की कगार पर है। यूं समझ लीजिए कि देश में सूखा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि यूपी में भी कहर ढा रहा है। इन नदियों के पानी में लेड, क्रोमियम और कैडमियम जैसे भारी तत्व भरपूर मात्रा में हैं और तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित पॉप्स भी पाए गए हैं। हिंडन नदी की हालत ऐसी है, ये नदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मौजूद दर्जनों गन्ना मिलों, पेपर मिलों, कमेलों, छोटे उद्योगों और गैर शोषित सीवेज को ढोती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बागपत में होकर बहने वाली यमुना में सिर्फ 160 क्यूसेक का बहाव है, तो बिजनौर बैराज पर गंगा नदी का बहाव भी बेहद कम हो गया है। बैराज पर गंगा में 1150 क्यूसेक का बहाव है। यही वजह है कि फसलों की सिंचाई के लिए पानी का संकट अभी से मंडराने लगा है। गंगा 2525 किलोमीटर 1150 क्यूसेक, यमुना 1376 किलोमीटर 160 क्यूसेक, काली वेस्ट 75 किलोमीटर भयंकर रूप से प्रदूषित, कृष्णा 78 किलोमीटर भयंकर रूप से प्रदूषित, हिंडन 260 किलोमीटर पानी लगभग खत्म, काली ईस्ट 300 किलोमीटर केवल फैक्ट्रियों का सीवेज बचा है। नागदोई 9 किलोमीटर लुप्त, पावधोई 8 किलोमीटर साफ पानी, धमौला 14 किलोमीटर भयंकर प्रदूषित, बूढ़ी गंगा 150 किलोमीटर भयंकर प्रदूषित। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सामान्य तौर पर गंगा और यमुना में पानी काफी रहता है। बरसात के दिनों में गंगा में 1.70 लाख क्यूसेक और यमुना में 80,000 क्यूसेक का बहाव रहता है। बात करें बीते साल की, अक्टूबर नवंबर में बहाव गंगा में 1 लाख क्यूसेक और यमुना में 50,000 क्यूसेक था। यानी बीते 5 साल में अप्रैल मई में गंगा यमुना का वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है। दरअसल बीते सालों से लगातार बारिश कम हो रही है, जिससे नदियों के साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा। दूसरी वजह है पहाड़ों पर औसत से कम बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ भी एक कारण है। दरअसल पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी का हिस्सा पिघलकर नदियों तक नहीं पहुंचा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने हिंडन नदी को प्रदूषण मुक्त कर एक मॉडल नदी बनाने का काम शुरू किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ और सहारनपुर मंडलायुक्त के नेतृत्व में 2 कमेटियों का गठन किया है। देखना होगा कि सरकार की इस पहल पर सोया हुआ तंत्र खरा उतर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ जबरदस्त रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।